और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं से भी उनके संपर्क थे। तो उन लोगों ने पूरी ताकत से अन्ना भाऊ को ऐसा ना करने के लिए कहा। बहुत सोचने वाली बात है। अन्ना भाऊ ऐसा करना चाहते थे और कम्युनिस्ट ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। जब अन्ना भाऊ ने उनकी बात नहीं मानी तो कम्युनिस्टों ने और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ऑर्डर निकाले, आदेश निकाले कि लेबर लोगों को, कामगारों को इस कार्यक्रम में, इस मोर्चे में किसी भी हालत में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी एक घटना उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद जब नहीं माना तो उन्होंने आदेश निकाला। ऐसा निकालने से अन्ना भाऊ साठे को बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत परेशानी हुई, मगर इसके बावजूद भी उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो कन्विक्शन, क्योंकि डिटर्मिनेशन तो बाद में होता है, पहले कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन का मतलब है, अंग्रेजी शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है कि जो अन्ना भाऊ ने सोचा उस पर उनका दृढ़ विश्वास था। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। उनका उस बात पर दृढ़ विश्वास था तो उन्होंने अपने बलबूते पर, अपने ताकत पर उन्होंने वो मोर्चा निकाला और उसमें ये स्लोगन बॉम्बे में, ये आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है, ये बात, ये स्लोगन अन्ना भाऊ साठे ने उस मोर्चे में दिया। उसी को आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के समारोह सत्र के लिए सब्जेक्ट बनाया। साथियों, इस बात को अन्ना भाऊ साठे ने जो कहा, उस बात को जानने समझने के लिए हिस्टोरिकल विश्लेषण की जरूरत है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसको जानने समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर उसके विश्लेषण की जरूरत है। तो ये बात अन्ना भाऊ साठे जो कह रहे हैं वो बात हम लोगों को समझ में आ सकती है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर उसको विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। 1848 को आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले ने जब अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं ऐसे मानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं ज्योतिराव फुले के आंदोलन का विश्लेषण करने के लिए, मगर मैं ऐसे मानता हूं कि ज्योतिराव फुले का आंदोलन एक मूल निवासी बहुजनों के आजादी का आंदोलन था। ज्योतिराव फुले का आंदोलन मूल निवासी बहुजनों की आजादी का आंदोलन था। उसका प्रारंभ 1848 को हुआ, परंतु ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन 1885 को शुरू हुआ। 1885 को ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। हमारे आजादी का, मूल निवासी बहुजनों की आजादी का आंदोलन 1848 को शुरू हुआ। आपको ज्योतिराव फुले के साहित्य से एक दस्तावेज मैं आपको देता हूं जिसमें उन्होंने मराठी में लिखा, जोपर्यंत भारतात इंग्रज आहेत तोपर्यंत शूद्र आणि अतिशूद्रांना संधी आहे, अवसर आहे, आणि म्हणून शूद्र आणि अतिशूद्रांनी लवकरात लवकर जल्दी करून, ये शब्द उन्होंने उस समय की मराठी होगी, जल्दी करून
शूद्र आणि अतिशूद्रांनी लवकरात लवकर जल्दी करून ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे, ऐसा नहीं लिखा. मैं अन्ना भाऊ साड़ी की ये बात अगर आपको जानना है ना, ये जो बात, तो ये बात आपको जानना है, समझना है, तो वहां से शुरू करना होगा, तो ये बात आपको समझ में आएगी. ऐसा नहीं कि ज्योतिराव फुले को इस आजादी के आंदोलन में जो ब्राह्मणों ने शुरू किया था उसमें शामिल करवाने का प्रयास नहीं किया. हुआ न्यायमूर्ति गोविंद रानडे के द्वारा ज्योतिराव फुले को ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में करवाने का प्रयास हुआ, मगर ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा की ये लोक आमच्या कुणब्यासारख्या लोकांना बरोबरीनं वागवतील याच्यावर माझा तिळमात्र विश्वास नाही. न्यायमूर्ति रानडे को लेटर लिखा, माझ्या घालमोड्या दादा, पढ़ लो. ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन था, वो आंदोलन मैं केवल विश्लेषण के ही आधार पर नहीं बता रहा हूं, बल्कि दस्तावेज भी बता रहा हूं. ये हमारी आजादी का आंदोलन था. इसको और ज्यादा तरीके से अगर समझना है कि ये अंग्रेजों के गुलामी से आजाद होने की कोशिश हमको करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं कहा. ब्राह्मणों के गुलामी से ही आजाद होने की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी करनी चाहिए. और कब तक करनी चाहिए? जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक ही अवसर है, बाद में अवसर मिलने वाला नहीं है. बहुत पिन पॉइंटेड. बाद में तो ब्राह्मणों को अगर आजादी मिली और आपको ना मिली तो ब्राह्मण आपकी गुलामी की श्रृंखलाओं को दृढ़ करने का काम करेंगे. ये आकलन ज्योतिराव फुले को है. ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद होने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के गुलामी से नहीं. अगर इस बात को जानना है, समझना है, तो एक और बात है जिसको जानना और समझना जरूरी है. अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे, ब्राह्मण आजाद थे. अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे, ब्राह्मण आजाद थे. और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे. जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे. जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने आजाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, आजाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया. और देखा हम लोगों को, अरे ये तो पहले से ही गुलाम है. तो अंग्रेजों को हमको गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई. आपको वो सारी परिस्थिति का सही सही आकलन होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं. ब्राह्मणों, अंग्रेजों ने हमको गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उल्टा किया. अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि आपके लिए अनुकूल वातावरण इस देश में पैदा हो. दस्तावेजी बात बोल रहा हूं. शिक्षा का जो प्रयास है, अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी अंग्रेजों ने किया. अंग्रेज बड़े अजीब लोग थे. उन्होंने कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला. विश्वविद्यालय, भारत के लोगों को विश्व का ज्ञान होना चाहिए. साले बड़े अजीब थे अंग्रेज. क्या
क्या सोचा अंग्रेजों ने? भारत के लोगों को विश्व का ज्ञान होना चाहिए। कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला, बाद में मद्रास में विश्वविद्यालय खोला, बाद में बॉम्बे में विश्वविद्यालय खोला। विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने खोला कि भारत की प्रजा को विश्व का ज्ञान होना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर शूद्रों अति शूद्रों को विश्व का ज्ञान हो गया तो हमको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा हमको विश्व का ज्ञान? अरे हम तो इनको कुछ भी नहीं दे रहे, तब तो हमको पूछते हैं ये लोग। विश्व का ज्ञान, भारत का ही नहीं विश्व का। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, और जब बनाया तो देखा हम पहले से ही गुलाम हैं, उन्होंने हमको गुलाम नहीं बनाया। ज्योतिराव की बात समझना है ना, वो समझने के लिए बता रहा हूं ये सारी चीज। ये जब तक नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी कि ज्योतिराव फुले ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम बने। हम पहले से ही ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम, अर्थात हम गुलामों के गुलाम। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। हम लोग गुलामों के गुलाम। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन शुरू किया, और हम लोग गुलामों के गुलाम थे, इसलिए ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के गुलामी से हमारे आजादी का आंदोलन शुरू किया। भारत में दो आजादी के आंदोलन चल रहे थे। एक आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन, दूसरे आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से मूल निवासियों के आजादी का आंदोलन। आज तक हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए कामले को समस्या खड़ी होती है। बोलता है यार क्या बात कर रहे हो, आजाद भारत में तुम ये बात कह रहे हो कि देश की जनता भूखी है और ये आजादी झूठी है। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो क्या तुम आजाद नहीं हो? अगर आजाद नहीं होते तो तुमने ये कैसे लिखा? अगर तुमने लिखा इसका मतलब है तुम आजाद हो। बराबर है। वामन मेश्राम आजाद है, वामन मेश्राम का समाज आजाद नहीं है। वामन मेश्राम जब अपने समाज के साथ अपने को आइडेंटिफाई करता है तो कहता है हम आजाद नहीं है, हम वी वामन नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे लोग, जब हम अपने लोगों के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो कहते हैं हम आजाद नहीं है। ज्योतिराव फूले को ही आजादी के आंदोलन में शामिल करवाने का प्रयास नहीं हुआ, शाहू महाराज को भी हुआ। बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज के पास गए, कहा तुमच्या सारखे लोकप्रिय राजे जर स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी झालेत तर या आंदोलनाला खूप वेग येईल। छत्रपति शाहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को कहा तुम्ही बामन लोक माझ्यासारख्या राजाला सुसू देत नाही, तुमच्या स्वातंत्र्यात आमच्या प्रजेचं काय होईल? जावा जावा जावा, मी नाही येत। सही अपने अनुभव की बात बोल रहे थे कि बामन लोग राजा था, उसको भी इतना परेशान करते थे। अपने अनुभव से उन्होंने कहा
क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों को शाहू महाराज जो कह रहे हैं समझ में आता है? डिग्री वाले, हायर एजुकेटेड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हुए लोगों को ये बात समझ में आती है? ज्योतिराव फुले को, शाहू महाराज की हमारे लोगों को समझ में आती है? क्या उनके पास में शाहू महाराज से ज्यादा अकल है? सोचने की बात है। बाबा साहब अंबेडकर को भी आजादी के आंदोलन में शामिल करवाने का प्रयास हुआ अमेरिका में। वो पंजाब का लाला लजपत राय बाबा साहब को मिलने के लिए गया, कहा तुमच्यासारखे तरुण लोक स्वातंत्र्यामध्ये सहभागी व्हायला पाहिजेत, आजादी के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय उसको सिंपली नकार दिया और कहा कि मैं इधर शिक्षा लेने के लिए आया हूं और इसलिए मेरा कंसंट्रेशन शिक्षा के लिए है। मगर बाद में जब इस सवाल का जवाब देने का अवसर आया तो उन्होंने कहा, पारतंत्र्यामध्ये ज्यांच्या आम्हाला बाता सहन होत नाही, बहिष्कृत भारतामध्ये जे संपादकीय त्यांनी लिहिलं त्या संपादकीयाचा अग्रलेख, टाइटल, उस अग्रलेख का टाइटल, उस टाइटल में उन्होंने लिखा, मराठी में लिखा, पारतंत्र्यामध्ये ज्यांच्या आम्हाला बाता सहन होत नाही, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाथा खाव्या लागणार। इसका मतलब है आजादी के जो आंदोलन चल रहे थे उसको बाबा साहब अंबेडकर अपने लोगों की आजादी का आंदोलन मानने के लिए राजी नहीं थे। ये उसका मीनिंग है। उन्होंने गांधी जी को सवाल किया, गांधी जी आप लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाया, अगर आप लोगों ने हमको गुलाम बनाया तो आपको अंग्रेजों के गुलामी से आजादी मांगने का क्या अधिकार है? आपको क्या इसका कोई नैतिक अधिकार है? जब तक आप लोग हम लोगों को आजाद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को आजादी मांगने का अधिकार नहीं है। ये उनके कहने का मतलब है। बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि आप लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा, क्या आपको अंग्रेजों के गुलामी से आजादी मांगने का नैतिक अधिकार है? पहले हमको आजाद करते फिर अपने आजादी की बात करते, पहले हमको आजाद करते फिर अपने आजादी की बात करते। अगर ऐसा करते तो नैतिक होता। फंडामेंटल बातें, मौलिक बातें हम लोगों को समझने के लिए भी दिमाग का प्रेशर डालना पड़ेगा उस पर। कितनी गहरी बातें हैं। बाबा साहब अंबेडकर उन लोगों के आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। अरुण शौरी ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर आरोप लगाया कि बाबा साहब अंबेडकर आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। अरुण शौरी ने बाबा साहब अंबेडकर पर आरोप लगाया आजादी के आंदोलन में बाबा साहब अंबेडकर शामिल नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वालों ने किताब लिखा, नहीं थे, नहीं थे। अरुण शौरी ने कहा, आरोप लगाया बाबा साहब अंबेडकर आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। मेरा क्या जवाब है? वो गधे थे तुम्हारे आंदोलन में शामिल होने के लिए? अकल नहीं थी उनको? तुम्हारे आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाएंगे? उनको समझदारी नहीं थी? तुम्हारे आजादी के आंदोलन में क्यों शामिल होंगे? ये जवाब होना चाहिए। क्या कहा हमारे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, बुद्धवानों ने क्या कहा? नहीं थे, ये तारीख को थे, ये तारीख को थे, ये तारीख को थे, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। हाँ, इससे प्रमाणित होता है थे। गलत बात है। इसका मतलब हमारे लोगों को मौलिक बातें समझ में नहीं आ रही है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को मौलिक बातें समझ में नहीं आ रही है। बाबा साहब अंबेडकर
उन लोगों के आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट आजादी का आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी के पहले बाल गंगाधर तिलक आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने स्वराज्य का आंदोलन चलाया था। ये जो स्वराज्य का आंदोलन था वो क्या था? स्वराज्य का आंदोलन क्या था? तो हमारे मास्टर लोग जो पढ़े लिखे मास्टर है, जिला परिषद में, जिला पंचायत में, हाई स्कूल में जो टीचर है, प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, वो लोग हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बाल गंगाधर तिलक का नाम लेकर पढ़ाते हैं। स्वराज्य जहां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। हमारे मास्टर लोग भी यही पढ़ाते हैं, बच्चों को यही पढ़ाते हैं। उस स्वराज्य के बारे में हमारे पढ़े लिखे लोगों को कोई जानकारी है? इस स्वराज्य के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने भाषण किया यवतमाल में, भाषण किया अकोला में, भाषण किया भुसावल में। क्या कहा उसमें? उसमें कहा स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए, अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए, यह स्वराज्य का अर्थ नहीं है। फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? स्वराज्य का क्या अर्थ है वो भी बताया। हमारे प्राचीन भारत में उसने कहा, बाल गंगाधर ने कहा, रिकॉर्ड में कहा, केसरी में छपा हुआ है, हमारे प्राचीन भारत में जो राजा हुआ करते थे वो अपना राज्य शकट अर्थात प्रशासन चलाने के लिए लर्न ब्राह्मणों को लेकर अपना प्रशासन चलाते थे। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, उसने कहा मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, अगर अंग्रेज लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाने का काम करने के लिए राजी होते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज भारत में ही रह सकते हैं। अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा, अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोनो जरूरत नहीं। ये स्वराज्य है, कुछ मालूम? ए स्वराज क्या मतलब है इसका, जानते हो? इसका मतलब है स्वराज्य के नाम पर ब्राह्मणों के लिए प्रशासन में हिस्सेदारी लेने का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का नाम था स्वराज्य। है किसी को पता? बुद्धिजीवियों को? हमारे यूनिवर्सिटी में इधर उधर पढ़ते हैं, पूना में तो बहुत है उनको पता? पता होता तो वाइस चांसलर बन जाते हैं, बनाते उनको लोग। ये अन्ना वो साठे का ये जो समझना है ना, ये बहुत है, मटेरियल बहुत है। ये सब ये सिंपली सेंटेंस नहीं है, ये बहुत है। ये सारा उनके सामने घटित हो रहा है, ये सारा वो पढ़ा हुआ है। वो आदमी जब ये बात कहता है तो जानकारी में है, वो समझदारी पढ़ने की वजह से, अनुभूति की वजह से वो जानकारी है, वो सिंपली ये नहीं है। ये सारी जानकारी के आधार पर ये निचोड़ है, ये निचोड़ वो कहता है। इसलिए ये जो आगे पीछे जो हो रहा है उसको जानना समझना जरूरी है, तो ये समझ में आएगा। फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 में पास हुआ, इसमें हमारे लोगों को अधिकार मिले, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कोशिश किया, भास्करराव जाधव ने शाहू महाराज के कहने पर कोशिश किया, मगर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उस समय बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे। 1920 को बाल गंगाधर की मृत्यु हुई, उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। गांधी जी ने कोई परिवर्तन किया?
कांग्रेस के मौलिक नीतियों में कोई परिवर्तन किया? कांग्रेस के मौलिक नीति में केवल एक परिवर्तन गांधी जी ने किया, कोई भी आदमी भारत का चवन्नी भरकर कांग्रेस का सदस्य हो सकता है, बस ये परिवर्तन किया। उन्नीस 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी ने उसी नीति पर अमल किया जिस नीति पर बाल गंगाधर तिलक अमल कर रहे थे। हमारे लोगों ने साइमन कमीशन को जब रिप्रेजेंटेशन की मांग की, गांधी ने विरोध किया, गांधी के लोगों ने विरोध किया। चले जाओ, साइमन कमीशन का आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और बाबा साहब अंबेडकर ने जैसे ही रिप्रेजेंटेशन की बात की, गांधी ने उस रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया और ऐलान किया अगर अंग्रेजों ने डॉक्टर अंबेडकर की मांगों को मंजूर किया तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। इस वजह से गांधी जब बॉम्बे उतरे, बॉम्बे में गांधी को अरेस्ट करके एयरवाड़ा जेल में डाल दिया गया। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और बाबा साहब अंबेडकर ने जो मांगे, 4 मांगे मांगी थी, सारी मंजूर हुई और इस वजह से गांधी ने उसके विरोध में उपवास शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल किया, हमारे लोगों के लिए अधिकार हासिल किया और गांधी ने उसके विरोध में उपवास करके पुनः पैक्ट किया और पुनः पैक्ट के द्वारा हासिल किए हुए अधिकार छीन लिया। अगर गांधी जी का आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता तो गांधी को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हासिल किए अधिकारों के विरोध में उपवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर के अधिकारों हासिल किए अधिकारों के विरोध में उपवास किया तो यह प्रमाणित होता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। यह प्रमाणित होता है। अगर होता, सभी लोगों की आजादी का आंदोलन होता, बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार हासिल किए उसके विरोध में फिर गांधी को उपवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किया तो यह प्रमाणित होता है कि गांधी का आजादी का आंदोलन सभी लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे अंग्रेजों को, ब्राह्मणों को भी आजाद कर देना, मगर ब्राह्मणों को आजाद करने के पहले एक दिन हमको आजाद कर देना। अगर आपने पहले ब्राह्मणों को आजाद कर दिया तो हमें ब्राह्मणों को आजादी मांगनी पड़ेगी जो वो हमको देने वाले नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को भी आजाद कर देना। अगर शुक्रवार को ब्राह्मणों को आजाद करना है तो गुरुवार को हमको कर देना भाई। शुक्रवार को ब्राह्मण को भी कर देना, एक दिन पहले गुरुवार को हमको कर देना। अगर हमको एक दिन पहले आजाद कर दोगे और बाद के दिन ब्राह्मण को आजाद करोगे तो हमको ब्राह्मणों को अपनी आजादी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। मौलिक बात है, ये समझने की जरूरत है। ये बात केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं कहते थे, मुसलमान भी गांधी के बारे में यही कहते थे। ये बात केवल बाबा साहब नहीं कहते थे, मुसलमान भी यही कहते थे। इसलिए मुसलमानों को 14 अगस्त को आजादी मिली और गांधी को 15। कभी आपने सोचा पाकिस्तान 14 को क्यों बना और 15 को गांधी को आजादी क्यों मिली? कभी सोचा? एक दिन पहले, केवल एक दिन, मुसलमानों का यह कहना था, ये बुढ़ऊ पर हमारा विश्वास नहीं है, ये बनिया है, ये लेता है देता नहीं है। बनिया का तो चरित्र होता है, लेता है देता नहीं है। इसलिए मुसलमानों का भी विश्वास नहीं था। इसलिए 14 अगस्त को मुसलमानों को आजादी मिली और 15 अगस्त को गांधी को। बाबा साहब अंबेडकर तो इस तरह की आजादी भी नहीं कह रहे थे कि कोई अलग देश बनाने की बात कर रहे हो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखने का, बाबा साहब अंबेडकर जिस आजादी की बात करते थे वो पाकिस्तान की तरह मिलने वाली आजादी नहीं थी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम।
ये बाबा साहब अंबेडकर सोचते थे, ये उन्होंने कहा। मगर ये आजादी हम लोगों को ना मिले, ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से मनवाई। 3 मार्च 1930 को बाबा साहब अंबेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू किया था और उसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बीच में छोड़कर इंग्लैंड चले गए। अगर कालाराम मंदिर के सत्याग्रह में उनकी और उनके लोगों की पिटाई हुई, जिनकी पिटाई हुई उनको लेकर बाबा साहब अंबेडकर मैदान में गए और मैदान में उन लोगों को कहा, पहले उन्होंने एक लेटर पब्लिश किया था, स्टेटमेंट इशू किया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था हम हिंदू है, इसलिए जिस तरीके से सभी हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से हम हिंदू होने की वजह से हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। और यही सिद्ध करने के लिए ये सत्याग्रह हमने शुरू किया। तो मंदिर के प्रशासन चलाने वाले ब्राह्मणों ने बाबा साहब अंबेडकर को पथरे मारे, उनके लोगों को पथरे मारे और उन लोगों ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? तुम हिंदू नहीं हो। अभी आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग और बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू है, उन्होंने सिद्ध कर दिया इतिहास में तुम हिंदू नहीं हो। उन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर मैदान में लेकर गए और मैदान में लेकर जाकर क्या कहा? मैदान में लेकर जाकर उन्होंने कहा अगर हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर उन्होंने हम लोगों को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन नहीं करने दिया, पत्थरे मारे, लोगों के सर फोड़े गए, तो यह सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है। अगर यही बात हमारे लोगों ने पत्थर खाने के पहले अगर बाबा साहब ने कहा होता, हमारे लोगों ने माना होता। अभी गरम गरम मामला था, बाबा साहब ने देखा साला लोहा गरम है, अभी हथौड़ा मारना चाहिए। अगर अभी हथौड़ा नहीं मारेंगे तो फिर हमारे लोग भी भूल जाएंगे, मानने वाले नहीं है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये हथौड़ा मारने की थ्योरी अभी भी समझ में नहीं आती। पहले तो जजमेंट बनाना पड़ता है कि लोहा गर्म हो गया कि नहीं हो गया, ये भी नहीं समझ में आता कि लोहा गर्म हो गया कि नहीं हो गया। हमारे लोग तो ऐसे लोग हैं, वो पहले लोहा गर्म करते, गर्म करने के बाद भी पता नहीं चलता गर्म हो गया, इसलिए उसको ठंडा होने देते, ठंडा होने के बाद हथौड़ा मारते तो उसकी प्रतिक्रिया होती, फायदा होता नहीं, प्रतिक्रिया होती, उसका फायदा होता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने देखा अभी इन्होंने पत्थरे खाए, इनके सर फूटे हुए, उसी समय कहा अगर हम हिंदू होते तो हमको कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर उन्होंने हमको दर्शन करने नहीं दिया तो ये सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है। हो गया एक प्यारा, ये रिकॉर्ड में है, सारा जो बोल रहा हूं रिकॉर्ड में, दस्तावेज में, रिकॉर्ड में। आगे क्या कहा? हिंदू समाज पत्थर के मानिंद है। अगर हम लोग पत्थर को अपना सर मारेंगे तो पत्थर का नुकसान होने वाला नहीं है, हमारे सर का नुकसान होने वाला है। इसलिए हमने निर्णय किया कि आज से आगे हिंदू समाज जो पत्थर के मानिंद है उसको अपना सर मारने वाले नहीं है। हम अपना स्वतंत्र वजूद निर्माण करने वाले हैं और स्वतंत्र वजूद निर्माण करके हम सेपरेट और अलग अधिकार की मांग करने वाले हैं। ये घटना 3 मार्च 1930 के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1928 को साइमन कमीशन पर जो उन्होंने लिख कर दिया उस पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया और 30 के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसी बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। ऑन रिकॉर्ड, ये सारी बातें रिकॉर्ड में। यानी बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वतंत्र अधिकार, अलग अधिकार, ये जो अलग अधिकार की बात है ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट का ये मतलब नहीं सेपरेट कंट्री। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। ये सेपरेट कंट्री का मामला नहीं है।
गांधी ने इसके विरोध में उपवास करके पुनः पैक्ट के द्वारा उसको सब खत्म कर दिया। जॉइंट इलेक्टोरेट आया, उसी जॉइंट इलेक्टोरेट से अभी 119 मेंबर पार्लियामेंट 1050 एमएलए चुनकर जाते हैं, उनको दलालों और भड़ों में उन्होंने रूपांतरित कर दिया। और इसलिए इसके विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लान बनाया कि हम लोगों को इसको काउंटर करना होगा, वरना इसका बहुत भयानक परिणाम होगा। 42 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया। 50,000 डेलीगेट और 25,000 महिला डेलीगेट कार्यकर्ता उपस्थित थे, और इस तरह से ये विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण किया। उसमें उन्होंने भाषण किया, हमारा संघर्ष सत्ता संपत्ति के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष आजादी के लिए है। ऑन रिकॉर्ड देख लेना, पढ़ लेना। हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ते उनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता है वो किसी को बताते ही नहीं है। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि सच बताने से लोगों को डर लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया से उनको डर लगता है। इसके लिए कन्विक्शन चाहिए। साथियों, 1942 के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नागपुर में अधिवेशन जब गांधी ने सुना देखा, 3 हफ्ते का समय लिया, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लिया। और 9 अगस्त 1942 को गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने देखा अगर ये आंदोलन इसी तरह से बढ़ता रहा, गांधी ने सोचा अरे मेरे सामने अम्बेडकर का आंदोलन जीरो था, क्योंकि गांधी साउथ अफ्रीका से 1916 को भारत में आया। जब गांधी 1916 को भारत में आया तो उसको विरासत में लाल बाल पाल के द्वारा निर्माण किया हुआ राष्ट्रव्यापी आंदोलन विरासत में मिला, मुफ्त में मिला, जिसको विरासत में मिला कहा जाता है। उसके लिए गांधी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन 1916 को मिला। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जीरो था। गांधी ने सोचा अरे इसका मेरे सामने आंदोलन जीरो था, 42 आते आते 26 साल में राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित हो गया। अगर अंग्रेज छोड़कर भारत नहीं जल्दी गए तो ये आंदोलन हमारे आंदोलन का संभवतः विकल्प खड़ा हो सकता है। हमने जिन लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने आजादी के आंदोलन में शामिल करके उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको मालूम हो गया, उनका अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा हो गया आजादी का, तो हमारे आजादी के आंदोलन से लोग इधर चले जाएंगे। गांधी जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया, केवल 3 हफ्ते का हिस्टोरिकल एनालिसिस है, तारीखवार बता रहा हूं, देख लेना। और इसलिए गांधी ने अपने जीवन भर का मंत्र छोड़ दिया, अहिंसा का सिद्धांत गांधी ने छोड़ दिया। और 9 अगस्त 1942 को गांधी ने डू और डाई का नारा लगाया। इसका मतलब है हिंसा करने का आदेश दिया, डू और डाई, करो या मरो। हिंसा करने का गांधी ने आदेश देने की वजह से भारत में इतनी भयानक हिंसा हुई कि अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से एक बात मनवाई थी 17 अगस्त 1932 को। कौन सी बात? हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से अलग है, इसलिए अंग्रेज जो भी ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे उसमें हम लोगों को सेपरेट एलिमेंट के तौर पर मान्यता देनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से यह मान्यता 17 अगस्त 1932 को हासिल की, और उस तारीख को हिस्टोरिकल तारीख माना जाना चाहिए, क्योंकि उस तारीख को अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट एलिमेंट के तौर पर मान्यता दी। ये सेपरेट एलिमेंट का मतलब होता है जब वो ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे तो हिंदुओं में इसको शामिल करके नहीं करने वाले, इनको सेपरेट पावर अलॉट किया जाएगा। ये इसका मीनिंग है। ये पॉलिसी बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही अंग्रेजों से मनवाई। इसलिए साथियों, जब भारत और पाकिस्तान का मामला आया
उसके पहले 1946 की बात है, लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच किया और कहा जल्दी ही हम लोग भारत छोड़कर जाने वाले हैं। जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ पावर में 3 हिस्से होंगे, एक मुसलमानों का, एक हिंदुओं का, एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। ये रेडियो पर दस्तावेजी स्पीच है। ये जो उन्होंने स्पीच किया उसका टेक्स्ट, भाषण का टेक्स्ट हमारे पास है। लॉर्ड वेवेल ने जो भाषण किया रेडियो पर, उसका टेक्स्ट हमारे पास है। और जब गांधी ने यह भाषण सुना तो गांधी ने तुरंत लॉर्ड वेवेल को टेलीग्राम दिया। और टेलीग्राम भी हमारे पास में है। गांधी ने सोचा ही नहीं होगा साला टेलीग्राम हमारा इसको कैसे मिलेगा, वो टेलीग्राम भी हमारे पास है। गांधी को हम छोड़ने वाले नहीं है, है? हाँ, उसको छोड़ने वाले नहीं है। उस समय हमारे लोगों को जानकारी नहीं थी। ये सारा ये जो अन्ना भाऊ जो कह रहे, मैं आपको दस्तावेजी बातें बता रहा हूं, इन सारी बातों को प्रमाणित करने वाली। क्या हुआ? गांधी ने टेलीग्राम देकर कहा ये तीसरा हिस्सा मुझे मंजूर नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर में तीसरा हिस्सा देने की बात लॉर्ड वेवेल ने कही, ये हमें मंजूर नहीं है। उसने दस्तावेजी रिकॉर्ड रखा। लॉर्ड वेवेल चेंज हो गया, उसके जगह माउंटबेटन आ गया। माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर ऑफ पावर की नहीं थी, माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पार्टीशन ऑफ इंडिया। अभी उसके लड़की ने किताब लिखा, उस किताब में उसने लिखा कि मेरा फादर इस बात के बारे में बहुत सेंसिटिव थे कि अपने राजनीतिक करियर पर वो किसी किस्म का कोई धब्बा लगना नहीं चाहते थे। ट्रांसफर ऑफ पावर और उसके साथ साथ पार्टीशन ऑफ इंडिया जैसा अति संवेदनशील मामला वो बढ़िया तरीके से हल करना चाहते थे, और ये उनके चिंता का प्रमुख विषय था। अभी जो किताब पब्लिश हुआ, जिस किताब में उस लड़की ने ये लिखा कि मेरे मां का और जवाहरलाल नेहरू का संबंध था, प्रेम संबंध था, लिखा उसके बेटी ने लिखा। और उसने एक ऐसा फोटो पब्लिश किया, वो फोटो अखबार में भी छपा। उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है माउंटबेटन खड़े हैं, उसकी बीवी खड़ी है, और उसके सामने वो जिस तरह से पोजीशन दे रहा है उससे नेहरू जोकर के अलावा कुछ नहीं है। वो फोटो देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो फोटो देखो आप। जब आप फोटो देखेंगे तो मैं जो कह रहा हूं कि नेहरू साला इतना बड़ा आदमी, साला जोकर की तरह खड़ा है वहां। उसका चेहरा, उसके हाव भाव देखो, जोकर की तरह खड़े हैं। और एक जगह तो जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की जो बीवी है उसके सिगरेट को, साला मैं तो समझ में नहीं आ रहा था, प्रधानमंत्री साला उसको सिगरेट सुलगा के दे रहा है। साला काम धंधा जवाहरलाल नेहरू का तो कोई समझ में नहीं आता। ये जानना जरूरी है भाई, ये सारे ऐतिहासिक पात्र हैं। और ये फोटो है इसके, ऐसी हवाई बातें नहीं है। और नैनी के, इलाहाबाद के नैनी के जेल में आरएसएस के शाखा में जाता हुआ, चड्डी पहना हुआ और हाथ में आरएसएस की लाठी लिया हुआ जवाहरलाल नेहरू खड़ा है। आपने कभी इमेजिन किया कि ऐसा हो सकता? अरे फोटो है भाई, फोटो है। शाखा का फोटो है। बहुत सारी बातें जानने समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1946 के बाद माउंटबेटन जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए तो पार्टीशन ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा सवाल था। और आते ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया, सरदार पटेल को कन्विंस किया, भारत का विभाजन के लिए उसकी मान्यता ली। और मान्यता लेने के बाद पार्टीशन के लिए सबसे बड़ा अवरोध
गांधी जी का था ऐसा माउंटबेटन मानते थे, मगर मेरे पास अभी जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार गांधी जी अंदर से पाकिस्तान को मान्यता, पहले से ही गांधी जी पाकिस्तान को मान्यता देने का मन बना चुके थे, मगर ये जवाहरलाल और सरदार पटेल के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ गांधी जी का ये सारा खेल चल रहा था, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि उनको तो उन्होंने माउंटबेटन के समर्थन में खड़ा कर दिया और लास्ट में गांधी जी को माउंटबेटन ने मिलने के लिए बुलाया। मिलने को जाने के पहले गांधी जी ने मौलाना आजाद से बात की। मौलाना आजाद को कहा, मौलाना अगर मैं भारत के विभाजन का विरोध करूंगा तो आप किसका समर्थन करोगे? मौलाना ने कहा, गांधी जी मैं आपका समर्थन करूंगा अगर आपने भारत के विभाजन का विरोध किया। समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति भवन में, जो उस समय वाइसराय काउंसिल का, वाइसराय गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर था, वहां मिलने के लिए गए। जिस कमरे में मुलाकात हुई वो कमरा एयर कंडीशन था और गांधी जी के शरीर पर कपड़ा नहीं था। जब गांधी जी वहां गए तो वो कमरा पहले से ठंडा था। गांधी जी को वहां जाने के बाद ठंडी लगी और कपकपी उनको शरीर को लगी, क्योंकि गांधी जी ऐसे टिलटिले तो थे ही। माउंटबेटन के बीवी ने देखा, लेडी माउंटबेटन ने, कि गांधी जी को कपकपी लग रही है, तो वो घर में गई और गरम शाल लेकर आई और गांधी जी को उन्होंने ऐसा लपेटा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेश्राम जी आप तो ऐसा बता रहे हो जैसे आप वहां उपस्थित ही थे। साथियों, मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूं क्योंकि ये सारा का सारा किस्सा ऐसे के ऐसे ही फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना, आपको भी मालूम हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट पढ़ लेना। आजादी रात के 12 बजे एक किताब है, ट्रांसलेटेड, पढ़ लेना। उसमें एक किस्सा है। जब गांधी जी को उसने शाल लपेटी तो गांधी जी के अंदर थोड़ी गर्मी आई गर्मी आई, और गर्मी आने के बाद में गांधी जी थोड़ा स्थिर हो गए। और स्थिर होने के बाद गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई पता नहीं है, मगर दो बात का पता है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड दो बात का पता है। गांधी जी जब माउंटबेटन को मिलने के लिए गए, उसके पहले वो कहा करते थे, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये बात माउंटबेटन को मिलने के पहले कहते थे। जब गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए, क्या चर्चा हुई पता नहीं, मगर जब वापस आए तो गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। जिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह प्रस्ताव पारित हुआ उसमें गांधी जी उपस्थित थे। ये फैक्ट लोगों को मालूम नहीं है। गांधी जी को, लोगों को यही मालूम है, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। लोगों को यही मालूम है। लोगों को इतनी ही जानकारी दी गई। लोगों को यह नहीं बताया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जहां भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया उसमें गांधी जी उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। साथियों, गांधी जी भारत के विभाजन के विरोधी थे और वापस आने के बाद समर्थक हो गए। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मगर माउंटबेटन का और गांधी जी का आपस में क्या चर्चा हुई इसका सबूत नहीं है। और तीसरा सबूत है। तीसरा सबूत क्या है? ये डायलॉग के बाद दो बातें सामने आई। गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी और अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर को कम्युनिकेट किया कि आपको जो तीसरा हिस्सा बहाल किया जाने वाला था वो अब किया नहीं जाएगा। ये बातें अवेलेबल है।
जो बातें अवेलेबल है उसके आधार पर मैं आपको कल्पना से माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में क्या डायलॉग हुआ होगा इसका थोड़ा कल्पना से रेखाटन करके आपको समझाता हूं, कल्पना से, क्योंकि फैक्ट हमारे पास है और उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डायलॉग बताऊंगा। कोई भी आदमी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि ऐसा डायलॉग नहीं हुआ होगा। जब गांधी जी को गर्मी आई तो गांधी जी ने माउंटबेटन को पूछा होगा, क्या पूछा होगा? माउंटबेटन, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है, किस बात के लिए आपने मुझे बुलाया? माउंटबेटन ने कहा होगा, गांधी जी आप जानते ही हो कि मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल भारत के विभाजन का है। गांधी जी को भी मालूम था, मगर डायलॉग कहीं ना तो कि शुरू तो करना ही था कि मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल, सबसे पेचीदा सवाल भारत के विभाजन का है और विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू ने मान्यता दी है, सरदार पटेल ने मान्यता दी है। ये आपके सबसे समर्थक बड़े नेता, दो हाथ, ये आपके दो हाथ है, ये दोनों के दोनों हाथ मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी पाकिस्तान का समर्थन करें तो ठीक रहेगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को ऐसा कहा होगा, तो इस पर गांधी जी ने क्या कहा होगा? क्योंकि माउंटबेटन भी अंग्रेज भी बनिया, गांधी जी भी बनिया, दो बनिया जब आपस में बैठेंगे तो लेन देन की बात तो जरूर होगी। गांधी जी ने माउंटबेटन की बात सुनी और सुनने के बाद कहा होगा, माउंटबेटन, अगर मैं पाकिस्तान को मान्यता देता हूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, अगर मैं पाकिस्तान को मान्यता देता हूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? माउंटबेटन रॉयल फैमिली का आदमी था, उसके खून में, ब्लड में राजनीतिक खून था, जानकार आदमी था, कमांडर रह चुका, राजनीतिक परिवार का आदमी था, राजा का, राजघराने का आदमी था। इसलिए वो डायलॉग करते वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंट रहता था। ऐसा आदमी विजिलेंट रहता है। तो उसने, माउंटबेटन ने क्या कहा होगा? माउंटबेटन ने सोचा होगा कि गांधी जी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको निकाला जाए। इसको ध्यान में रखकर माउंटबेटन ने डायलॉग बोला होगा। माउंटबेटन ने कहा होगा, गांधी जी आप क्या चाहते हो? आप कह रहे हो कि अगर मैं पाकिस्तान को मान्यता दूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में आप क्या चाहते हो? अगर मुझे पता चले और मेरे अधीन अगर देने की योग्यता है तो मैं जरूर इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा। माउंटबेटन ने ऐसा जवाब दिया होगा। तो इस पर गांधी जी ने कहा होगा कि आपके पहले लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेडियो पर स्पीच किया था और कहा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर जब होगा तो इसके 3 हिस्से होंगे, एक हिंदू का, एक मुसलमान का, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, 3 हिस्सा ट्रांसफर ऑफ पावर में किया जाएगा। ये बात लॉर्ड वेवेल ने अपने भाषण में कही थी। ये अंग्रेजों की 1932 से पॉलिसी है, ये मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो और ट्रांसफर ऑफ पावर के 2 ही हिस्से हो, एक हिंदू का हो, एक मुसलमान का हो, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर में किसी भी किस्म का हिस्सा ना हो। ये मेरी मांग है। अगर पाकिस्तान के बदले में ये मुझे मिलता है तो मैं पाकिस्तान को मान्यता देने के लिए तैयार हूं। माउंटबेटन को लगा कि साला तो बड़ा सस्ता सौदा हो रहा है, क्योंकि उसके बाप का क्या जा रहा था माउंटबेटन के। उसको लगा कि मेरे करियर पर जो धब्बा लगने की संभावना है, बड़े गांधी अगर मान जाते हैं तो बड़े आसानी से मामला हल हो जाएगा। उसने तुरंत हामी भरी। उसने कहा ये हम लोग मानेंगे, इसको मैं मानने के लिए राजी हूं। और इस तरह से गांधी ने पाकिस्तान को मान्यता दी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आजादी के लिए बलि दिया। उनकी आजादी के लिए बलि हमारा दिया। ब्राह्मणों का इतिहास है, जब भी वो कोई महान पवित्र काम करते हैं तो उस पवित्र कार्य के नींव में हमारे लोगों का बलि देते हैं। इतिहास है, ये बलि हमारे लोगों का उन्होंने दिया।
और इस तरह से अगर ये नहीं होता तो आजाद भारत में हमको भी आजादी मिलती। आजाद भारत में हमको भी आजादी मिलती, और आजाद भारत में हमको भी आजादी मिलती तो अन्ना भाऊ साठे को एक कहने की जरूरत नहीं होती। छोटी सी दिखने वाली बात है, ये बात समझने के लिए, ये बात जानने के लिए इतना सारा बैकग्राउंड जो है मुझे आप लोगों को समझाना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब 1946 में आजादी की बात हो रही थी, यूरोप और अमेरिका के लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1946 को व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा। उस किताब में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का टाइटल है सम क्वेश्चंस फॉर फॉरेनर्स। सम क्वेश्चंस फॉर फॉरेनर्स, विदेशियों के लिए कुछ सवाल। क्या सवाल पूछा बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका और यूरोप के लोगों को? अमेरिका और यूरोप के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल पूछा, ए अमेरिका के लोगों, ए यूरोप के लोगों, तुम कांग्रेस का समर्थन करते हो? तुम लोग कांग्रेस का समर्थन करते हो? तुम कांग्रेस के नेताओं को पूछो। क्या पूछो? उनको पूछो। कांग्रेस कहती है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं जिसका तुम समर्थन करते हो, अमेरिका के लोगों, यूरोप के लोगों, तुम समर्थन करते हो कांग्रेस के लोगों का। किस बात का समर्थन करते हो? कांग्रेस के नेता कहते हैं फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए हम लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए हम लड़ रहे हैं। ए अमेरिका के लोगों और यूरोप के लोगों, जरा कांग्रेस के नेताओं को पूछो, क्या कांग्रेस के नेता फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए भी लड़ रहे हैं? कांग्रेस के नेता कहते हैं फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को पूछो, देश की प्रजा के आजादी के लिए भी क्या कांग्रेस लड़ रही है? पूछो तो। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम की किताब में सम क्वेश्चन फॉर फॉरेनर्स, ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका और यूरोप के लोगों को कहा कि तुम कांग्रेस का समर्थन करते हो, उनको पूछो क्या वो प्रजा की आजादी के लिए लड़ रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे फ्रीडम ऑफ द कंट्री के नाम पर ये अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और मूल निवासी बहुजनों के गुलामी को वो और दृढ़ करने वाले हैं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे और इसलिए ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया था। साथियों, आपके जानकारी के लिए बहुत गंभीर बात है, दस्तावेजी बात है। ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों पूछवाया? ये सवाल इसलिए पूछवाया क्योंकि अगर ये विदेशी लोग ये सवाल पूछते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा और इस जवाब देने के लिए उनको बहुत सारी बातें माननी होगी और इस तरह से संवैधानिक अधिकारों की पार्श्वभूमि तैयार हो सकती है और हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल सकते हैं। इसके लिए ये मुद्दा बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया। ये रणनीतिक दांवपेच था। और भी बहुत सारे दांवपेच उन्होंने किए हैं, उसके दस्तावेज है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं आंदोलन का अध्ययन करने वाला आदमी हूं, कोई लिटरेचर का अध्ययन करने वाला आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं वो सारी चीजें जानता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ये मानते थे 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो हमारे लोगों की आजादी नहीं है। मैं कहता था हम लोगों ने वामसेब की तरफ से अभियान चलाया देश भर में। क्या अभियान चलाया था? विषय था आजादी का आंदोलन। आजादी का आंदोलन नहीं था यार, ये ब्राह्मणों का उनके आजादी का आंदोलन था और उनके आजादी का आंदोलन था और हमारे ऊपर अपनी गुलामी थोपने के लिए
शुरू किया गया उनके आजादी का आंदोलन था। ये विषय हमने सारे देश भर में डिस्कस और डिबेट का सब्जेक्ट बनाया था। जब मैं ये कहता था, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे ब्रेन वॉश लोग हैं, जिनका दिमाग उन्होंने ब्राह्मणों ने साफ कर दिया, वो लोग कहते हैं क्या आदमी पागल है भाई, अरे 15 अगस्त को देश को आजादी मिली है बोलता है, साला आजादी मिली नहीं, क्या है पागल आदमी, क्या कहता है साला, समझ भी नहीं आता। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को एक बड़ा सबूत देना चाहता हूं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी मिलने के 15 अगस्त 1947 के 4 साल 2 महीने बाद, 4 साल 2 महीने बाद पंजाब के पटियाला शहर में 1.5 घंटा लंबा भाषण किया। 21 अक्टूबर 1951, और वो भाषण का टाइटल है कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। उस भाषण में उन्होंने जो कहा, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुनाता हूं। क्या लिखा हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर ने? लिखा, वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्वतंत्रता, वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का राज है, उन्हीं का स्वराज्य है। वर्तमान स्वराज्य उन्हीं का राज्य है, उन्हीं का स्वराज्य है। हम लोग तो अभी भी उन्हीं के गुलाम हैं। हमारी गुलामी कोई हमारी अपनी इजात की भी गुलामी नहीं है, बल्कि उनकी गड़ी हुई करतूत का परिणाम है। यह हमारे दोष का परिणाम कतई नहीं है। 21 अक्टूबर 1951 को आजादी मिलने के 4 साल 2 महीने बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और कहा, आजाद भारत में हम अभी भी गुलाम हैं। अण्णा भाऊ साठे ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर का सोच, अण्णा भाऊ साठे का सोच 2 नहीं है, एक ही है। दस्तावेज, दोनों दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज है, एक ही सोच है। दोनों का आकलन एक है, दोनों का सोच एक है। अगर दोनों का आकलन एक है, दोनों का सोच एक है, तो एक सोच के लिए उनको मानने, जानने और समझने वाले जो लोग हैं, उनको इस बात के लिए लड़ाई लड़नी होगी। केवल जय जयकार करने से काम होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को अपने जन्मदिन पर, बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले लोग भी बड़े महान लोग थे। वो दादर में बाबा साहब अम्बेडकर में घर में गए और कहा कि बाबा साहब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं और उस जन्मदिन में आपको ही मुख्य वक्ता बनाना चाहते, आ जाओ। उन्होंने कहा, जाओ, मेरा इस पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं आता हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आना चाहता। विभूति पूजा से लोगों का सत्यानाश हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूं, मैं नहीं आता हूं।